नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हमने आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर चुना है सिंधु घाटी सभ्यता। ये भारत और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। कौन? सिंधु सभ्यता, मतलब सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा इस सभ्यता पर प्रकाश डाला गया। कब? 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा इस सभ्यता पर क्या हुआ? प्रकाश डाला गया। इससे पहले किसी ने भी इस सभ्यता पर प्रकाश नहीं डाला था। हम आपको एकदम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे इसमें। देखिए, 1826 में चार्ल्स मेसन ने प्रकाश डाला किस पे? सिंधु घाटी सभ्यता पे। और 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे कराया। समझे? हड़प्पा का सर्वे कराया 1853 में। और अगला पॉइंट है, यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। और यह फैला हुआ कहां तक है? यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अभी वर्तमान में 3 देश बोल सकते हैं आपको, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन 3 देशों में यह फैला हुआ था। और इसका क्षेत्रफल कितना था? इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? तो ये थी कांस्य युगीन सभ्यता। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। और मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता को 3 नाम से जानते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके भी 3 नाम होते हैं। 3-4 नाम प्यार से, कोई चुन्नू मुन्नू कुछ भी बोल देता है ना। उसी तरीके से सिंधु सभ्यता के भी 3 नाम है। पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा सबसे प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता। चलिए अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, जिसको आप प्यार से चौहद्दी भी बोल सकते हैं। आपके घर का भी चौहद्दी होगा, भारत का भी चौहद्दी है। हर क्षेत्र का कुछ ना कुछ चौहद्दी होता है। चौहद्दी मतलब चारों तरफ मुख्य चीजें। चलिए, आपको ये चौहद्दी याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? सम बराबर एड। सम बराबर एड, समझे? 100 से सूत का गेंडोर। और हम पूरा पश्चिम दिशा से लिखना शुरू करेंगे। 100 से सूत का गेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से दायमाबाद। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये सभी क्षेत्र कहां कहां अभी है। तो मैं आपको बता दूं, सूत का गेंडोर भारत में नहीं है, अभी पाकिस्तान में। कहां है जी? पाकिस्तान में। सूत का गेंडोर कहां है? बलूचिस्तान में। कहां है जी? अभी है वर्तमान में बलूचिस्तान में। और मांडा है जम्मू कश्मीर। मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर। एकदम याद रखिएगा, ठीक है? मांडा है जम्मू कश्मीर। और उसके बाद आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आप मेरठ क्या बोल सकते हैं इसको? मेरठ, समझे? और दायमाबाद नीचे आ जाता है। क्या? दायमाबाद। तो दायमाबाद कहां है? महाराष्ट्र। कहां है जी? महाराष्ट्र। ठीक है, और बिल्कुल आपको याद रखना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, समझे? देखिए, हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता है। अभी जमाना है स्मार्ट वर्क करने का। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क अपनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपसे प्रश्न पूछ दिया, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हमने देखा, ठीक, याद रखा, सम बराबर एड। अब हम देखेंगे कि ये चारों क्षेत्र किस किस नदियों के किनारे बसा हुआ है। ये चारों किस किस नदियों के किनारे बसा हुआ है, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए एक और ट्रिक याद रखिएगा, आप याद रखिएगा प्यार से। डच है पर भारत में नहीं। डच है पर भारत में नहीं। डच है पर भारत में नहीं। तो डॉ से हो जाएगा दास्त नदी। डॉ से दास्त नदी। ठीक है, डॉ से दास्त नदी। उसके बाद है चौ। उसके बाद क्या है? चौ। तो चौ से हो जाएगा चिनाब नदी। जब मांडा कहां था जी? चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था ना? उसके बाद है डच है, हौ से हो जाएगा हिंडन। हौ से हो जाएगा बच्चों क्या? हिंडन नदी हो जाएगा। और पर से हो जाएगा क्या? प्रवरा। और भारत में नहीं, भारत में तो नहीं है। डच है भारत में नहीं ना, वो अपने देश में है, समझे? ये था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। और अगर आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार का था? तो सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार था। कैसा था?
त्रिभुजाकार था, समझे। और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना था, लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। और अभी वर्तमान में भारत है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल कितना है जी बच्चों, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब आप लगभग 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं लगभग में, ठीक है। लेकिन 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और सिंधु घाटी सभ्यता का कितना था, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण स्थल भी मिले हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, लोथल, ये सब प्रमुख स्थल वहां से प्राप्त हुए हैं। अब हम उस स्थल के बारे में समझेंगे कि वहां पे क्या क्या पाया गया, कब उसका खोज हुआ, एक एक करके एकदम अनोखे अंदाज में हम खत्म कर देंगे। और पढ़ना वैसे है ताकि हम पढ़ा सकें, ठीक है। सबसे पहले खुदाई हुआ किसका, हड़प्पा का। किसके खुदा हुआ, हड़प्पा सभ्यता, समझे। और हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किसने, दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था जी, दयाराम साहनी ने किया था। कब, 1921 ईस्वी में। और ये कहां बसा हुआ है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कहां बसा हुआ है जी, रावी नदी के किनारे। देखिए अलग अलग शहर अलग अलग नदियों के किनारे बसा हुआ है, लेकिन सभी कहां जाके मिलती है, सिंधु नदियां में, ठीक है। चलिए और देखिए, अब देखते हैं इसमें प्रमुख चीजें, मतलब यहां पाया क्या क्या गया है। सबसे पहला अन्न का भंडार पाया गया है, अन्न रखने का जगह पाया, सबसे बड़ा भंडार पाया गया। कांसे से बना खिलौना, अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया सिंधु सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसे से बना खिलौना, उसके बाद गरुड़ चित्रित मुद्रा और मछुआरे का चित्र मिला है, समझे, मछुआरे का चित्र मिला है। हड़प्पा समझ गए हम, हड़प्पा समझे। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो, क्या देखेंगे, मोहनजोदड़ो। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मोहनजोदड़ो में लाशों का बहुत बड़ा ढेर मिला था, लाशों का बहुत बड़ा ढेर मिला था। इसीलिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या रखा गया, मृतकों का टीला। क्या रखा गया, मृतकों का टीला। और लाश भी कैसा, व्यवस्थित नहीं, किसी का सर उड़ा हुआ, धड़ा लगा, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ। वो देख के लग रहा था यहां बहुत बड़ा हमला हुआ है, समझे। ऐसे अगर नॉर्मली नेचुरली कोई आदमी अगर मरता है तो उसका सर धड़ सब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन वहां क्या पाया गया, किसी का मतलब लाश अव्यवस्थित रूप से पाया गया, लाशों का ढेर। इसीलिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या रखा गया, मृतकों का टीला, समझे। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हमने आपको बता दिया। अब 1922 में रखाल दास बनर्जी ने इसका खोज किया था। कब, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो का, ठीक है, 1922 में। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और यहां पाया क्या क्या गया है, विशाल स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार, समझे, सबसे बड़ा स्नानागार, जिसको अभी आप स्विमिंग पूल आप समझते हो ना, स्विमिंग पूल जहां जाए तो आपका नजर साफ हो जाता है, इधर उधर देख के। स्विमिंग पूल लाल पीला हरा सब देख के आपका आंख साफ हो जाता है। सबसे बड़ा स्नानागार, स्विमिंग पूल कहां पाया गया, मोहनजोदड़ो में। महाविद्यालय भी पाया गया। कांसे की महिला की बनी हुई एक मूर्ति मिली है, कहां, मोहनजोदड़ो में। और विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, यहां दो चीज देखिए, सबसे बड़ा स्नानागार और सबसे बड़ा अन्नागार, यही पाया गया है, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेहनत करो। अगर आप अभी 6 घंटे अगर सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो आगे आपकी 12 घंटे की मजदूरी लिखी हुई है, समझे। और आप लड़का हो, लड़के की जिम्मेवारी एक बैल के बराबर होती है। लड़का का कंधा जब तक मजबूत हुआ रहता है ना, तब तक उसके बाप का कंधा कमजोर हो चुका होता है। जब तक में लड़का होश संभालता है तब तक में मजबूरियां उनके सर पे आ जाती है, जिम्मेवारियां उनके सर पे आ जाती है। और आप लड़का हो, हंसो, गाओ, रो, कुछ भी करो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। लड़के की जिम्मेवारी हमने क्या कहा, एक बैल की तरह होती है, आपको अपने परिवार को खींचना पड़ेगा। हम मिडिल क्लास वाले हैं ना,
हम लोगों को क्या होता है, अपने परिवार को खींचना पड़ता है। दुआओं में भी लड़का को मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है पता है ना? क्योंकि दुनिया जानती है, सभी जानता है कि लड़का ही है जो कि घर की जिम्मेवारी बाप के बाद वो संभाल लेगा। और लड़का होना इतना आसान नहीं है, समझे? लड़के का काम होता है अपने परिवार को खींचना, आगे चल के अपने बाप के बाद अपने छोटे भाई का खर्च उठाना, अपनी बहन के शादी का खर्च, बूढ़े माँ बाप का खर्च, आगे चल के उसका शादी विवाह होता है, अपने बीवी का खर्च। मतलब लड़के की जिम्मेवारी अपने परिवार को खींचना। एक बैल की जिंदगी और लड़के की जिंदगी बात बराबर होती है। और लड़का के साथ सबसे बड़ा दुख होता है कि वो अपना आंसू किसी को नहीं दिखा सकता है। हम मिडिल क्लास वालों का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि बस्ता संभालने की उम्र में घर की जिम्मेवारियां आ जाती है, और एक लड़का ही होता है जो कि सबको अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाता है और बंद कमरे में अपना आंसू बहाता है। वो बंद कमरे में अपना आंसू बहाता है, बाहर निकालता है और फिर से अपने पीठ को थपथपाता है और दुनिया को हंसता हुआ चेहरा दिखाता है, समझे? और अगर आपको गरीबी से, दलदल से अगर कोई निकाल सकता है ना, तो सिर्फ आपका मेहनत है और दूसरा कोई नहीं है।